हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यू सक्सेस जोन में। आज हम लोग ईडूटेरिया 5000 प्लस के सभी स्मरणीय तथ्य मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के सभी स्मरणीय का डिस्कशन करवा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। आइए देखते हैं पहला अध्याय। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी एवं उतबी रहते थे। उतबी जो थे महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार थे, जो बहुत पूछा जाता है। अगला है कि गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 में प्रारंभ किया था और इसका अंतिम अभियान यानी कि अंतिम आक्रमण था 1027 में, जो जाटों के विरुद्ध था। 1025 में इसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान के विरुद्ध। उसके बाद इसका दूसरा आक्रमण था 1178 में। 1178 में गौरी का दूसरा आक्रमण था, जो पाटन गुजरात पर किया था। इस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय था। अब देखेंगे हम लोग मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम। मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1191 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें गौरी विजय रहा था। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा था। अब देखेंगे अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है कलिंग नरेश खारवेल से, और खारवेल का संबंध है चेदी वंश से। अगला है जूनागढ़ अभिलेख, इसका संबंध है रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। और एहोल अभिलेख में यह बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला देखेंगे मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी बलश्री से, और भित्री स्तंभ लेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। अगला देखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। कुतुब मीनार की नींव रखा गया था ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण करवाया था कौन? तो इल्तुतमिश। और इसका जो 5वीं मंजिल बनाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अब देखेंगे ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है दानी प्रवृत्ति के कारण। अगला है ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था एवं दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा एवं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला देखेंगे बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी तो ऐबक का सेना नायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। ऐबक के मृत्यु के समय बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लाया? दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से 1229 में प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा चलाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिलहगानी नामक संगठन बनाया था। तुर्कान-ए-चिलहगानी संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था और इसको समाप्त कर दिया था बलबन ने। अगला है इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। अगला देखेंगे इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन।
तुर्कान ए चिलागानी का संबंध है, मतलब इससे है, इसमें 40 सरदारों का संगठन था जिसे बलबन ने विनाश कर दिया था। राज दरबार में सिजदा एवं पाबोश प्रथा की शुरुआत किया गया था बलबन के द्वारा। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को पालन किया था। तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया गया था बलबन के द्वारा। अगला देखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। नासिरुद्दीन महमूद एक मात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो नासिरुद्दीन क्या था? एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। अगला देखेंगे हम लोग, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और 1320 में इसने खिलजी वंश को स्थापित किया था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन की प्रथा शुरू किया था एवं अस्थाई सेना का नींव रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? पहली बार सैनिकों को नगद वेतन एवं अस्थाई सेना का नींव रखा था। अगला देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किया था। घोड़ा को दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को शुरुआत किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखेंगे, मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, इस सभी का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा, ये सवाल पूछा गया था इस बार दरोगा के पीटी के पेपर में। अगला देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि से अपने को विभूषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व की दर जो था उपज की दर का 1/2 यानी कितना था? 50% लगाया था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफिर को नियुक्त किया था। यानी कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया था? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अगला सवाल देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक जो था, ये जो था दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली के गद्दी पे कोई ना तो कोई बैठेगा, तो उस समय कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा था। अगला देखेंगे, मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संतान पसंद थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मुबारक खिलजी आया, उसे क्या पसंद थी? तो नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ये तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का इसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यह गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, सबसे शिक्षित और सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति कौन था तुगलक वंश में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त स्वप्नशील, पागल और रक्त पितासु के नाम से भी जाना जाता है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही का निर्माण किया, जिसका संबंध था कृषि के क्षेत्र में विकास करना। अगला देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लेके चला गया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और उसका नाम क्या किया? दौलताबाद। उसके बाद है सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से बोला जाता। तो पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारत में किसे प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता। और किसने कहा था? तो सर एडवर्ड थॉमस ने कहा था। अगला देखेंगे हम लोग, इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री
इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता जो भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। जैन धर्म के प्रसिद्ध संत थे जीन प्रभा सूरी को सम्मानित किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सम्मानित किया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। अगला है, मतलब किसने लगाया था? ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। अगला देखेंगे, सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमू आदर कहा जाता था। तो सल्तनत काल में जो उधार जो लिया जाता था, धन का हिसाब जो व्यक्ति रखता था, उसे मजमू आदर के नाम से जाना जाता था। अगला देखेंगे, कुछ विभाग है और उससे संबंधित सुल्तान मध्यकालीन भारत में। दीवान अर्ज यह बलबन से संबंधित था, ये सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए मुक्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। दीवान ए कोही जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था, ये कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान ए खैरात ये फिरोज शाह तुगलक लाया था, ये आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था दीवान ए खैरात के तहत। उसके बाद देखेंगे दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान ये दासों के लिए था, ये फिरोज शाह तुगलक लाया था और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास रहता था। अगला है दीवान ए इस्तिहाक, यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था और दीवान ए इस्तिहाक का संबंध है पेंशन विभाग से। अगला देखेंगे हम लोग सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने धारण किया था। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया? खिज्र खां। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हुआ। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने से प्रतिबंध लगाया था। तो सिकंदर लोदी जो था मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने से रोक लगा दिया था। अगला देखेंगे, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता की रचना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। देवल क्या था? तो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था जो सल्तनत काल में काफ़ी प्रसिद्ध था। अगला देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये हरिहर और बुक्का था। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। इस वंश का शासक बुक्का प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री था निकोलो कॉन्टी जो विजयनगर आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी इटली का यात्री विजयनगर का यात्रा किया था। उसके बाद देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस का राजदूत था अब्दुल रजाक जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो देवराय द्वितीय के काल में आया अब्दुल रजाक। देवराय प्रथम के शासन में आया निकोलो कांटी। निकोलो कांटी इटली का यात्री था। अब्दुल रजाक फारसी राजदूत था। उसके बाद है देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि लिया था। गजबेटकर मतलब होता है हाथी का शिकार करने वाला व्यक्ति। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस जो विजयनगर का यात्रा किया था। इसी के समय एक और यात्री पुर्तगाली था जो बारबोसा। ये तो पूछा जाएगा डोमिंगो और बारबोसा किसके समय विजयनगर की यात्रा की? तो कृष्णदेव राय के समय। अगला सवाल पे आएंगे, अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज जो था विजयनगर की यात्रा किया था। तो निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, डोमिंगो पायस और बोरबोसा कृष्णदेव राय और नूनीज हो जाएगा अच्युत देव राय। अगले सवाल पे आएंगे, मुगल शासक बाबर अपनी आत्मकथा कृष्णदेव राय को भारत का शक्तिशाली शासक बताया है। तो मुगल शासक बाबर जो था उसने अपनी आत्मकथा में यह बताया था कि कृष्णदेव राय जो है भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है।
अगला देखेंगे, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य प्रसिद्ध कवि रहते थे। कितने रहते थे? 8 रहते थे। इसलिए अष्टदिग्गज पूछा जाएगा किसके दरबार में? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। ये 8 क्या थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण था तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था 23 जनवरी 1565 को, और तालीकोटा का युद्ध हुआ था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। अगले सवाल पे आएंगे। अब आ गया मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश का स्थापना होता है 1526 में। बाबर ने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। बाबर ने ही गाजी की उपाधि को धारण किया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो देखेंगे, मुगल वंश के संस्थापक बाबर हो गए, जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की, और खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था, और भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। अगले सवाल पे आएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, इसमें पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो लिखा था, ये तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये पूछा जाएगा कि बाबरनामा का तुर्की भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, लेकिन किसके कहने पे? तो अकबर के कहने पर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखेंगे, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय रहा। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ, इसमें भी बाबर विजय रहा। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को, ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजय रहा। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को, महमूद लोदी जो एक अफगानी था और ये बाबर के बीच में लड़ा गया, इसमें भी बाबर विजय। कहने का मतलब है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सब जो युद्ध हुआ इसमें विजय कौन रहा? एक व्यक्ति बाबर, जो मुगल वंश के संस्थापक थे। अगला है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नगर को स्थापित किया था। हुमायूं जो था ज्योतिष में काफ़ी विश्वास रखता था। 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें शेर खां को विजय प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखेंगे। 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम यानी कि कनौज का युद्ध लड़ा गया, इसमें भी शेर खां विजय प्राप्त किया। कनौज युद्ध में हार के बाद हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत किया। अगले सवाल पे आएंगे। 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1531 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का 1555 में किया गया था। तो देवरा का युद्ध हो गया 1531 और सरहिंद का युद्ध 1555। अगला पे आ जाते हैं हम लोग। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो ये बहार खां नुहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा को शुरुआत किया था। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। किला एकुहना नामक मस्जिद का स्थापना भी शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। किला एकुहना किसके ने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था। किला एकुहना किससे संबंधित है? मंदिर या मस्जिद? तो ये क्या था? एक मस्जिद था। अगला सवाल देखेंगे।
सम्राट अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? तो इसका राज अभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को कालानौर में, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन अकबर का राज अभिषेक हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 1542 में अमर साल के दरबार में। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें अकबर विजय रहा। अगले सवाल पे आएंगे। 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसमें भी अकबर विजय रहा। अगले सवाल पे आएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। पूछा जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ, उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मान सिंह ने किया। अकबर जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दिया? तो अकबर ने दिया। हरि विजय सूरी कौन था? तो ये जैन धर्म का विद्वान था। अगला सवाल देखेंगे। जवती प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो ये जवती प्रणाली का शुरुआत भी अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में दासाला बंदोबस्त व्यवस्था था, इसका शुरुआत किसने किया था? तो ये टोडरमल ने किया था। तो दासाला बंदोबस्त शुरुआत किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। किस काल में? तो मुगल काल में। किसके समय? तो अकबर के समय। अब देखेंगे दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो ये बीरबल था। बीरबल ही एक ऐसा प्रथम एवं अंतिम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। और दीन ए इलाही का स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा 1582 में। अगला सवाल देखेंगे। अकबर के समय दसवंत, बसावन, अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा दी है। पूछा जाएगा कि कंठाभरण बानी विलास की उपाधि किसे दिया गया? तो तानसेन को दिया गया। किसने दिया? तो अकबर ने दिया। अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर के द्वारा किया गया। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कब? 1602 ईस्वी में। अगला सवाल है। नगारा वाद्ययंत्र बजाने में कौन निपुण था? तो नगारा अकबर के द्वारा बजाया जाता था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी कि 9 रत्न रहते थे। अगला सवाल है। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी जो मंगोलिया से लिया गया था। इसके शासनकाल में आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण कराया गया। यानी कि आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला किसके समय निर्माण किया गया? तो अकबर के समय। उसके बाद अबुल समद को जो सीरी कलम की उपाधि दिया था अकबर ने, और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दिया था। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग सवाल है। पूछा जाएगा अबुल समद को कौन सी उपाधि? तो सीरी कलम। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि किसने दिया? तो अकबर ने दिया था। अगला सवाल देखेंगे। अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और इसके ईस्वी वर्ष देखेंगे। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। तो दास प्रथा को 1562 में समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 63 में और जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था अकबर ने 1571 में। इबादत खाना था ये अकबर ने 1575 में स्थापित किया था। मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा 1579 में किया गया था। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। ठीक उसके अगले वर्ष इलाही संवत की शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा 1583 में। अगला सवाल देखेंगे। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत श्री संप्रदाय यह स्थापित किया गया था रामानुज आचार्य के द्वारा और ये क्या थे? ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंध रखते थे।
उसके बाद है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय ये इसके संस्थापक कौन थे? तो ये माधव आचार्य थे। माधव आचार्य क्या थे? ये द्वैतवाद में विश्वास करते थे। उसके बाद है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र कौन थे? तो विष्णु जी थे। इसी ने रुद्र संप्रदाय को स्थापित किए थे। और विष्णु स्वामी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये शुद्ध द्वैतावाद से अपना संबंध रखते थे, यानी कि इसमें विश्वास करते थे। शनकादि संप्रदाय ये हो जाएगा निम्बकाचार्य, और ये किस में विश्वास करते थे? द्वैतवाद में। यानी कि आप लोग को निम्बकाचार्य पूछा जाए तो ये ट्रिक से याद रखिएगा, 2 रुपया में 2 नींबू, द्वैतवाद। तो रामानुज आचार्य हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य द्वैतवाद। अगला है प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता। प्राचीन मंदिर और उसके निर्माणकर्ता। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, और ये कहाँ पर? ये उड़ीसा में स्थित है। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो कांची का जो कैलाश मंदिर ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। मामल्लपुरम का मंदिर ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के बनाया गया था। तो कांची का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का तट मंदिर ये दोनों नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अब आएंगे एलोरा का कैलाश मंदिर, ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये किसने बनवाया था? तो ये चोल शासक था गंगदेव, इसने क्या बनाया था? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनाया था। उसके बाद है उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है यह ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कांची का कैलाश मंदिर एवं मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी के द्वारा बनवाया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला है कि न्याय की जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है? न्याय की जंजीर किसने लगाया था अपने दरबार में? तो जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता करने के खिलाफ उसके सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अगला देखेंगे खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे उसको फांसी की सज़ा दे दिया। तो ये पूछा जाएगा अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मरवा दिया? तो जहांगीर ने मरवा दिया। अर्जुन देव सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के गुरु थे। जहांगीर ने उसे क्यों मरवा दिया? तो खुसरो की सहायता करने के कारण उसे मरवा दिया। अगला है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो थे बहुत पूछा जाता है पेपर में। उस्ताद मंसूर जो थे ये पक्षी का चित्रकारी करते थे, यानी कि पक्षी का जो चित्र कौन बनाते थे जहांगीर के समय? तो उस्ताद मंसूर। उसके बाद हो जाएगा अबुल हसन। अगर ये पूछा जाए अबुल फजल किसके समय? तो अकबर के समय, और अबुल हसन जहांगीर के समय। उसके बाद बिशन दास एवं मोहम्मद मुराद, ये सब कौन थे? जहांगीर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे। सबसे फेमस थे उस्ताद मंसूर जो पक्षियों का चित्र बनाते थे। उसके बाद आएंगे इन्होंने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। तो जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अब देखेंगे अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, और कौशाम्बी स्तंभ को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि जहांगीर का लेख उत्कीर्ण किस स्तंभ पे? तो कौशाम्बी के स्तंभ पे देखने को मिलता है। अगला देखेंगे इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आया था। तो कैप्टन हॉकिंस 1509 में आया था, और सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस जो था ये 1609 में आया था, जबकि सर टॉमस रो ये आया था 1615 में। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था।
जहांगीर का जो मकबरा था उसको किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। इदमाद उद दौला का मकबरा भी किसने बनवाया? तो नूरजहां ने। तो नूरजहां ने 2 मकबरा बनवाया, जहांगीर का मकबरा और इदमाद उद औला का मकबरा। अगला देखेंगे, नूरजहां का जो वास्तविक नाम था कहते हैं मेहरूम निशा था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला सवाल है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पूछा जाएगा कि शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो दारा शिकोह जो था ये शाहजहां का बेटा था। दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवत गीता, रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। पूछा जाएगा क्या कि भगवत गीता और रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। किस नाम से किया था? तो सिर ए अकबर के नाम से करवाया था। अगला देखेंगे हम लोग, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दारा शिकोह को जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। तो औरंगजेब ने क्या किया था? शाहजहां को बंदी बना लिया था और कहाँ पे रखा था? तो आगरा के किले में बंद कर दिया था और उसी के सामने ताजमहल था। अगला सवाल है, कुछ युद्ध है। धर्मत का युद्ध जो हुआ था ये अप्रैल 1658 में हुआ था। इसमें औरंगजेब विजय रहा। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में, इसमें भी औरंगजेब विजय रहा। उसके बाद देवराय का युद्ध हुआ था मार्च 1659 में, इसमें भी औरंगजेब विजय रहा। कहने का मतलब है कि धर्मत और सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में, जबकि देवराय का युद्ध हुआ था मार्च 1659 में। और तीनों युद्ध में कौन विजय रहा? तो औरंगजेब विजय रहा था। अगला सवाल है कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये था औरंगजेब, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया था? तो 1659 में करवाया था। और 1659 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये देवराय का युद्ध हुआ था। और देवराय के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद ही इसका दूसरा राज्याभिषेक होता है। अगले सवाल पे आएंगे, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया गया। पूछा जाएगा गुरु तेग बहादुर कितने नंबर का गुरु थे? तो 9वें नंबर का गुरु थे। इसका हत्या किसने करवा दिया? तो औरंगजेब ने करवा दिया था। 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। किसने? तो औरंगजेब ने रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू कर दिया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पूछा जाएगा कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ पे बनवाया? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे। पूछा जाएगा कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारी किसके काल में नियुक्त हुए? तो औरंगजेब के काल में। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया। किसने संगीत को पाबंदी लगा दिया? तो औरंगजेब ने लगा दिया था। औरंगजेब के द्वारा 1686 में बीजापुर को एवं 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। तो 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कितनी थी? 20 थी। पूछा जाएगा सूबों की सर्वाधिक संख्या 20 किसके समय थी? तो औरंगजेब के समय थी। बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, औरंगजेब
किस धर्म का अनुयायी था? तो ये सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब जो था सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये राजा राम और गोकुला के द्वारा औरंगजेब के समय जाट का विद्रोह किया गया था। औरंगजेब जो था ये बीना बजाने में दक्ष था। अगला सवाल देखेंगे, अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। अब देखेंगे हम लोग क्या अंग्रेज और मराठा के बीच में कुछ महत्वपूर्ण संधि हुआ, उस संधि का वर्ष देखेंगे। सूरत की संधि हुआ था 1775 में, पुरंदर की संधि हुआ था 1776 में, एक और 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि जो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। उसके बाद बड़गांव की संधि हुआ था 1779 में। सलवाई की संधि हुआ था 1782 में। सलवाई की संधि जो हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था 1775-82, वही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है सलवाई की संधि से। तो इस तरह से आपका ये सलवाई की संधि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है बसीन की संधि, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ये 1802 में हुआ था और ये हुआ था बेलेजली के समय। देवगांव की संधि हुआ था, ये 1803 में हुआ था देवगांव की संधि। उसके बाद देखेंगे राजपुर घाट की संधि कब हुआ? तो राजपुर घाट की संधि हुआ था 1804 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे नागपुर की संधि, नागपुर की संधि हुआ था 1816 में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग ग्वालियर की संधि 1817 में हुआ था। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में। उसके बाद मंदसौर की संधि ये 1818 में हुआ था। तो ग्वालियर की संधि और पूना की संधि ये जो संधि था एक ही वर्ष 1817 में हुआ था और मंदसौर की संधि ये 1818 में हुआ था।